हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का केसी कोचिंग सेंटर ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। मैं डॉक्टर केसी शर्मा आज लेकर के आया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के लिए क्रैश कोर्स। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि सेकंड सेमेस्टर में इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है और इस बार पेपर्स ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो मैं सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा। आप सभी को मालूम है कि बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर है वो है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये हमारा पेपर का नाम है और ये पेपर दो भागों में डिवाइडेड है। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए थर्मोडायनामिक्स, and kinetic theory of gases और पार्ट बी है सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। दोनों पार्ट में 4-4 यूनिट हैं। इसमें 4 यूनिट और इसमें भी 4 यूनिट्स हैं। तो हम पहले पार्ट बी लेते हैं, सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो इसके लिए मैंने स्लाइड तैयार की हुई है आप लोगों के लिए। देखिए ये हमारे पास आ गई, पहली स्लाइड है। पार्ट बी है हमारा ये, और पार्ट बी में सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो इसमें जो पहली यूनिट है, 4 यूनिट हमारी पार्ट ए में चली गई, 5वीं यूनिट इसमें आती है। 5वीं यूनिट का नाम है डीसी एंड एसी सर्किट्स। डीसी एंड एसी सर्किट्स। और इसमें हम 3 चैप्टर्स की स्टडी करेंगे। पहला चैप्टर है वेरिंग करंट। दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसी ब्रिज और तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम नेटवर्क थ्योरम्स। तो ये 3 चैप्टर्स हम इस यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे। तो आते हैं, हमारा पहला चैप्टर है बेरिंग करंट। बेरिंग करंट के अंदर सबसे पहले हम स्टडी करंट या बेरिंग करंट की डेफिनेशन देखेंगे। क्या होती है? किसी भी सर्किट में बहने वाली वह धारा जो समय के साथ
चेंज नहीं होती है, स्थायी धारा स्टडी करंट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी बैटरी को रेजिस्टेंस के सिरों पर लगा दिया जाए तो सर्किट में बहने वाली धारा कांस्टेंट बनी रहती है। तो ये हमने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया और ये बैटरी से जोड़ दिया, तो इसमें जो बहने वाली धारा होगी वो क्या होगी, स्थायी धारा कहलाएगी या स्टडी करंट कहलाएगी। दूसरी इसमें डेफिनेशन है ट्रांसिएंट करंट या वेरिंग करंट, जो समय के साथ चेंज होती है। किसी भी सर्किट में बहने वाली वह धारा जो स्मॉल टाइम में 0 से बढ़कर के मैक्सिमम हो जाती है वो कहलाती है क्षणिक धारा, या इसे कहते हैं हम ट्रांसिएंट करंट, या हम इसे कहते हैं वेरिंग करंट। जैसे अगर हम एलआर सर्किट ले लें तो एलआर सर्किट में बहने वाली धारा कैसी होगी, ट्रांसिएंट करंट होगी, या कैपेसिटर में बहने वाली धारा या इंडक्टेंस में बहने वाली धारा वो हमारी ट्रांसिएंट करंट कहलाती है। हम यहाँ पूरी स्टडी ना करके, डेरिवेशन ना करके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चूंकि सॉल्व करने हैं तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पूरा चैप्टर शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें एलआर सर्किट है, तो एलआर सर्किट होता क्या है, किसी भी सर्किट में अगर हम, जैसे ये हम इसका सर्किट अगर बनाना चाहें तो ये बनाने के लिए यहाँ हमने एक सेल ले लिया है, ये हमने मोर्स की लगा दी है, और एक इंडक्टेंस लगा दें, एक रेजिस्टेंस लगा दें, ये इंडक्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये हमारे पास P1 और ये P2, ये कहलाती है मोर्स की। और ये हमने EMF का यहाँ पर एक सेल लगा दिया है, प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है। तो मोर्स की क्या होती है, ये जैसे हम देखते हैं सीसा, जो बच्चे झूला झूलते हैं, अगर हम P1 को प्रेस करेंगे तो P2 ऊपर उठ जाएगा, और अगर हम P1 को छोड़ देंगे तो P2 जो है ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाता है। तो ये अरेंजमेंट जो कहलाता है ये मोर्स की कहलाती है। तो जैसे ही हम P1 को प्रेस करते हैं तो सर्किट में सेल आ जाता है और ये इसमें करंट फ्लो होने लगती है, जिससे कि इंडक्टेंस में एनर्जी सेव होने लगती है। तो ये हमारी कहलाती है ग्रोथ। और जब हम ग्रोथ का फार्मूला देखते हैं तो करंट जो बढ़ती है वो करंट बढ़ने का जो फार्मूला आता है I = I0 1 - e पावर -R/L × T। दैट इज ये कौन से रूल्स के अनुसार बढ़ती है, ये अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ इंक्रीज होती है। अगर हम इसमें t = लगा दें, t = लगा देंगे, तब हमारे पास I = कितना आ जाएगा, I0 आ जाएगा। यानी कि धारा जो है अपने अधिकतम मान तक पहुंचने में कितना समय लेगी, अनंत समय लेगी, इन्फिनिटी टाइम ये लेती है। इसका मतलब धारा जो है लगातार, ये ग्रोथ का हमने यहाँ पर ये कर्व दिखाया है, तो धारा को अपने अधिकतम मान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, अनंत समय लगेगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा, अगर हम डिके देखें, जब हम P1 को छोड़ देते हैं, जब धारा मैक्सिमम हो जाती है, P1 को जब हम छोड़ देते हैं तो P2 स्वतः ही प्रेस हो जाएगी, और अब इस सर्किट में कहीं भी सेल नहीं रहेगा, इसलिए जो करंट थी वो रेजिस्टेंस के थ्रू कम होने लगेगी, करंट का डिके शुरू हो जाएगा। तो डिके में अगर हम देखें तो जो डिके होता है I = I0 e पावर -R/L × T, ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। और इसका मतलब है करंट का जो डिके है वो भी एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार होता है। और अगर हम इसमें t = लगा दें तब I बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी कि धारा को अपने 0 मान तक आने में भी अनंत समय लगेगा। तो ये पॉइंट हमारा ग्रोथ के लिए है। ग्रोथ हमारी कौन से लॉ के अनुसार होती है, एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार होती है। फार्मूला क्या होता है, I = I0 1 - e पावर -R/L × T। और डिके हमारा एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार होता है, I = I0 e पावर -R/L × T। ये फार्मूला हमें याद रखनी है। अब हमारे पास आता है इसमें एक टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ये जो e पावर में t होती है, t के साथ जो मल्टीप्लाई है, इसका जो इनवर्स होता है वो क्या कहलाता है,
टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ पर t के जो मल्टीप्लाई में है r अपॉन एल, इसका इन्वर्स करेंगे तो t इक्वल टू आता है l अपॉन r। तो ये LR सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहलाता है और इसका जो यूनिट होगी वो होगी सेकेंड। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब टाइम कांस्ट को हम डिफाइंड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास, ये हमने दिखाया है, ग्राफ में भी दिखाया है। और LR सर्किट का टाइम कांस्टेंट वह समय है जिसमें धारा बढ़ते बढ़ते अपने अधिकतम मान की 0.632 गुना हो जाती है। या हम डिके की बात करें तो LR सर्किट का टाइम कांस्टेंट वह समय है जिसमें धारा घटते घटते अपने अधिकतम मान की 0.368 गुना रह जाती है। हम करते क्या है, यहाँ टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए t इक्वल टू एल अपॉन आर लगाते हैं। टाइम कांस्टेंट जब हमें निकालना होता है, जो कि हम थ्योरी के क्वेश्चन में पूरी तरह ड्राइव करा चुके हैं, वो डेरिवेशन हमें यहाँ नहीं करानी है। अब अगर हम यहाँ देखें, इनका ग्राफ देखें तो ग्रोथ का ये हमारे पास आता है t इक्वल टू एल अपॉन आर है। यहाँ पर ये हम अगर देखें तो धारा का मान 0.632 टाइम्स हो जाता है मैक्सिमम करंट का। और अगर हम डिके में देखेंगे तो डिके में टाइम कांस्टेंट वो टाइम होगा जिसमें कि करंट का मान घटते घटते मैक्सिमम करंट का 0.368 टाइम्स रह जाता है। तो ये इस तरीके से हमारा LR सर्किट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं CR सर्किट। तो CR सर्किट में क्या है, ये हमने थ्योरी में पूरा कंप्लीट स्टडी कराई है। और अगर हम इसे देखें दोबारा से तो CR सर्किट बनाने के लिए एक हम इस तरीके से मोर्स की के द्वारा ये हम ऐड करते हैं। ये EMF का सेल है और इस सर्किट में हम एक मोर्स की लेते हैं। ये हमारे पास मोर्स की है, एक कैपेसिटर लगा दें, एक रेजिस्टेंस लगा दें CR, और ये हमारे पास P1 है, ये हमारे पास P2 है। तो जब हम P1 को प्रेस करते हैं, P1 प्रेस करने पर क्या होगा, सर्किट में सेल आ जाएगा और सेल आने की वजह से कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। जब कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा तो जब इस कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा Q0, तब हम P1 को छोड़ देंगे। और जब P1 को हम छोड़ देंगे तो P2 स्वतः ही प्रेस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये अपने आप सर्किट को अपना कनेक्ट कर लेगा। तो ये हमारा पहले चार्जिंग होगी और उसके बाद डिस्चार्जिंग होगी। तो इनका डेरिवेशन हमें नहीं कराना है, ये हम थ्योरी के पार्ट में पूरी स्टडी कर चुके हैं। हमें जो है यहाँ पर शॉर्ट में पढ़ना है। तो जो चार्जिंग आती है वो चार्जिंग आती है Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन CR। यानी कि CR सर्किट में कैपेसिटर की चार्जिंग एक्सपोनेंशियल रूल के अनुसार होती है। और यदि हम t इक्वल टू इन्फिनिटी लगा दें, यहां इन्फिनिटी लगा दें, तब Q बराबर कितना हो जाएगा, Q0। तो ये हमें याद रखना है कि कैपेसिटर को अपने मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, इन्फिनिटी टाइम लगता है। इसी तरीके से हम डिस्चार्जिंग देखें तो डिस्चार्जिंग का फार्मूला आता है Q इक्वल टू Q0 ई पावर माइनस टी अपॉन CR। अब कैपेसिटर जो है बिल्कुल डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लेगा, तो इफ t इक्वल टू इंफिनिटी देन Q इक्वल टू 0। यानी कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में, अपने 0 मान तक पहुंचने में भी कितना टाइम लगेगा, इन्फिनिटी टाइम लगेगा। अब अगर हम इस फार्मूला को देखें, यहां से अगर हम देखें तो हमारा टाइम कांस्टेंट कितना आता है, तो टाइम कांस्टेंट CR सर्किट का होता है t इक्वल टू CR। और चूंकि टाइम कांस्टेंट है तब इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड में होगी। CR सर्किट का टाइम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखिए ये डेफिनेशन मैंने लिखी है। CR सर्किट का टाइम कांस्टेंट दैट इज t इक्वल टू CR वह समय होता है जिसमें कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज बढ़ते बढ़ते अपने मैक्सिमम वैल्यू का 0.632 टाइम हो जाता है। या फिर हम डिस्चार्जिंग की टर्म्स में इसे डिफाइन करना चाहें तो CR सर्किट का टाइम कांस्टेंट t इक्वल टू CR वह समय होता है
जिसमें कैपेसिटर की प्लेटों पर आवेश घटते घटते अपने अधिकतम मान का 0.368 गुना रह जाता है, या हम कह सकते हैं ये 37% रह जाता है और ये 63% रह जाता है। हमने इसका ग्राफ भी बनाया है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का ग्राफ अगर हम देखें तो ये हमारे पास ग्राफ है। टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमने चार्ज ले लिया, ये 0 ले लिया। दूसरा हमने 0.368 Q नॉट ले लिया, मैक्सिमम चार्ज का 0.368 टाइम, मैक्सिमम चार्ज का 0.632 टाइम, और ये मैक्सिमम चार्ज ले लिया। यहां से अगर हम देखें तो जब हमारी चार्जिंग होती है तो चार्जिंग में क्या है 0.632, ये टाइम कांस्टेंट है, यहां पर इतना चार्ज हो जाएगा और ये देखिए इन्फिनिटी पर जाकर के मिल रही है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम चार्ज तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इन्फिनिटी, ये कहीं नहीं मिल रही है, अनंत पर जाकर के मिलेंगी। इसका मतलब है कैपेसिटर को अपने मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होने में इन्फिनिटी टाइम लगेगा, और अगर कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो जाता है तब उसे डिस्चार्ज होने में भी इन्फिनिटी टाइम लगेगा। ये इस तरीके से हमने इसमें ग्राफ में शो किया है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है एलसीआर सर्किट में चार्जिंग। तो एलसीआर सर्किट बनाना तो हमने सीख लिया है, किस तरीके से बनाते हैं। एक हमने क्या ले ली, ये मोर्स की ले ली, एक इसमें हमने सेल लगा दिया, ये P1 और ये P2, यहां पर हमने एक मोर्स की लगा दी, यहां पर हमने एक L, एक C और एक R लगा दिया। तो ये सर्किट बहुत इजीली बन जाता है मोर्स की के द्वारा। ये हमारी मोर्स की है। जब हम P1 को प्रेस करते हैं तब क्या होगा, हमारा सर्किट में सेल आ जाएगा, और सेल आ जाने की वजह से क्या होगा, इसमें कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा और इंडक्टेंस है, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी आने लगेगी। कितनी होती है मैग्नेटिक एनर्जी, 1/2 Li², और ये कितना होता है 1/2 CB² या Q0²/C। इस तरीके से इसे हम लेते हैं। तो यहां हमें देखना है कि एलसीआर सर्किट में 3 केसेज आते हैं, हमने पढ़ा है, इक्वेशन पूरी पढ़ी है, तो हमें उतना सब कुछ नहीं देखना है। यहां एलसीआर सर्किट में 3 केसेज आते हैं। पहला केस होता है k² > ω², और k की वैल्यू हमने पढ़ी है R/2L होती है, तो ये R² / 4L² > 1/LC। जब ये वाली कंडीशन पूरी होती है तब हमारे पास क्या होता है, इस तरीके की चार्जिंग को हम ओवर डैम्प्ड या डेड बीट कहते हैं। इसे कहेंगे हम ओवर डैम्प्ड और डेड बीट चार्जिंग। तो ये हमें केस याद रखना है। सेकंड हमारा केस आता है इसमें जब k² = ω² होता है। k² = ω² का मतलब है R² / 4L² = 1/LC। और इस तरीके की जो चार्जिंग होती है वो क्रिटिकली डैम्प्ड चार्जिंग कहलाती है। और थर्ड केस आता है k² = ω², दैट इज R² / 4L² < 1/LC। तो जब ये वाली चार्जिंग होती है तो इसे हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेटरी चार्जिंग। तो ये हमें तीनों केसेज याद रखने हैं कि कौन से केस में हमारी किस तरीके की चार्जिंग आएगी, और इसे मैंने ग्राफ से यहां पर शो किया है। देखिए ये है हमारे पास पहली तरह की चार्जिंग है, ओवर डैम्प्ड है, एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार इसमें चार्जिंग होती है। दूसरी चार्जिंग भी क्रिटिकली डैम्प्ड है, एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार होती है, लेकिन ये चार्जिंग पहली वाली चार्जिंग से कुछ फास्ट हो जाती है। और तीसरी चार्जिंग है जिसे हम डैम्प्ड ऑसिलेटरी कहते हैं, तो इसमें जो चार्जिंग होती है वो डैम्प्ड ऑसिलेटरी होती है, और ये वाला केस हमारा ये केस थर्ड आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम डिस्चार्जिंग ऑफ एलसीआर सर्किट। इससे क्वेश्चन जरूर बनता है और ये
काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिस्चार्जिंग। तो इसमें हमारे पास जो इक्वेशन आती है डिस्चार्जिंग इक्वेशन वो ये लिखी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2k डी क्यू अपॉन डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल टू 0। ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब सॉल्व करने पर पहले केस के अंदर हमारा क्या आता है, व्हेन के स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, और के स्क्वायर का मतलब होता है आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर ग्रेटर देन 1 अपॉन LC। इस केस में डिस्चार्जिंग एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार होती है। इस प्रकार की डिस्चार्जिंग को ओवरडैम्प्ड या डेड बीट या नॉन ऑसिलेटरी डिस्चार्जिंग कहते हैं। तो इसे हमें याद रखना होगा, ये हमें नाम भी इसमें याद रखने होंगे किस तरीके की ये डिस्चार्जिंग है और इसमें किस तरीके की होती है डिस्चार्जिंग, कौन से लॉ के अनुसार होती है, एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार होती है। ये केस फर्स्ट हमें याद रखना है, के स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, तब डिस्चार्जिंग कैसी होगी, एक्सपोनेंशियली होगी। और इस तरीके की डिस्चार्जिंग को हम ओवरडैम्प्ड या डेड बीट डिस्चार्जिंग या नॉन ऑसिलेटरी डिस्चार्जिंग कहते हैं, अदोलनी डिस्चार्जिंग कहते हैं। केस सेकंड में आते हैं। केस सेकंड है हमारे पास व्हेन के स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और के स्क्वायर का मान हम क्या लगाते हैं, आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC। तो इस तरीके की जो डिस्चार्जिंग है वो एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार होती है, परंतु ये केस 1 से थोड़ी सी तेज होती है, जैसा हमने चार्जिंग में भी बताया था। इस प्रकार की डिस्चार्जिंग को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड डिस्चार्जिंग कहते हैं। ये हमें नाम याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि क्रिटिकली डैम्प्ड डिस्चार्जिंग कौन से केस में होगी, या के स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है तो ये डिस्चार्जिंग कैसी होगी, तो ये डिस्चार्जिंग क्रिटिकली डैम्प्ड होगी। केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड में आता है के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर इज लेस देन 1 अपॉन LC। और इस तरीके की जो डिस्चार्जिंग होती है इसे हम डैम्प्ड ऑसिलेटरी डिस्चार्जिंग कहते हैं। इसकी तीनों तरह के फिगर मैंने दिखाए हैं ये। तो जब हमारी डिस्चार्जिंग कब होगी, जब कैपेसिटर जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो चुका है। जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो गया तो पहली जो डिस्चार्जिंग है वो ये वाली है हमारे पास, और ये डिस्चार्जिंग कौन सी कहलाएगी, हमारी के स्क्वायर पहले नंबर वाली, के स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर। और इस तरीके की डिस्चार्जिंग को हम कहते हैं ओवर डैम्प्ड या डेड बीट या अदोलनी यानी नॉन ऑसिलेटरी डिस्चार्जिंग। दूसरा केस हमारे पास आता है के स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC। तो इस वाले केस में जो डिस्चार्जिंग आएगी वो सेकंड नंबर वाली आएगी ये, और इसे हम कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड डिस्चार्जिंग। और थर्ड केस आता है हमारा के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर वाला। इसमें अगर हम देखें तो ये अंडर डैम्प्ड या डैम्प्ड ऑसिलेटरी डिस्चार्जिंग होती है। इसमें दो टर्म आती हैं, एक एक्सपोनेंशियल टर्म भी आती है और एक टर्म जो है इसमें साइनोसॉइडल आती है, कॉस या साइन की टर्म में आती है। कॉस और साइन का जो ग्राफ होता है वो साइनोसॉइडल कहलाता है, इसलिए यहां पर ये ऑसिलेशंस दिखाए जाते हैं। अब चूंकि ऑसिलेशन हो रहे हैं, दोलन हो रहे हैं, तो दोलन की फ्रीक्वेंसी होती है और दोलन का टाइम पीरियड या आवर्तकाल भी होता है। तो इसे देखते हैं। क्योंकि केस थर्ड में ऑसिलेटरी डिस्चार्जिंग है, अतः ऑसिलेटरी डिस्चार्जिंग की कंडीशन हमारे पास क्या आती है, हमने अभी पढ़ा है कि डिस्चार्जिंग ऑसिलेटरी तब होगी जब के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, और के स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर इज लेस देन 1 अपॉन LC। एक L से ये L अगर हम कैंसिल कर दें तो आर स्क्वायर इज लेस देन 4l हमारा ऊपर पहुंचेगा अपॉन C, या हम कह सकते हैं R इज लेस देन 2l अपॉन C। तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है
किसमें? ऑसिलेटरी डिस्चार्जिंग में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 2√L/C से कम होनी चाहिए। या मैक्सिमम वैल्यू आर की कितनी हो सकती है? तो आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है किसके लिए? डिस्चार्जिंग ऑसिलेटरी होने के लिए मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 2√L/C। तो इसी को हम कहते हैं कंडीशन ऑफ ऑसिलेटरी डिस्चार्जिंग। रेजिस्टेंस की टर्म में तो ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और जब हमारे पास रेजिस्टेंस की भी वैल्यू आ गई, डिस्चार्जिंग कैसी है? ऑसिलेटरी है। तो जब ऑसिलेटरी डिस्चार्जिंग है तो उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, और टाइम पीरियड को हम डिफाइन करते हैं T = 2π/ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू अगर हम देखें यहां पर तो कितनी आती है? 2π/√। इसे हम लेते हैं 1/LC -r²/4L²। क्योंकि यहां ओमेगा ना लेकर के हमने बीटा लिया था, इमेजनरी टर्म आई थी, और बीटा की वैल्यू हमने ली थी 1/LC -r²/4L²। और फ्रीक्वेंसी अगर हम लेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/T। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी यहां पर निकाली हुई है। तो इस तरीके से नेक्स्ट हमारा आता है LC सर्किट। LC सर्किट में क्या है? L और C हैं, यानी कि इसमें क्या होगा? ऑसिलेशन होंगे। तो डिस्चार्जिंग ऑफ C थ्रू L। डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या आती है? Q = Q0 cos ωt। अतः कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग कैसी होगी? ऑसिलेटरी होगी, यानी कि दोलनी होगी। कॉस की टर्म अगर कहीं आ रही है या साइन की टर्म कहीं आ रही है तो उसमें दोलन होते हैं। और इस दोलन का जो आवर्तकाल या टाइम पीरियड होता है वो होता है T = 2π/ओमेगा। और ओमेगा का मान हमारे पास मालूम है कितना आएगा? 1/√LC। तो ये हो जाएगा 2π/√LC। और फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो 1/T, यानी कि 1/2π/√LC। कैपेसिटर में जो संचित ऊर्जा होती है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, वो होती है 1/2 Q0²/C। और इंडक्टेंस में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है मैग्नेटिक एनर्जी, और उसकी वैल्यू होती है 1/2 LI0²। यहां I0 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और यहां Q0 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। कहां पर रहता है? कैपेसिटर की प्लेटों में स्टोर होता है, बीच में कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में ये स्टोर होता है। तो इस तरीके से हमारा जो पहला चैप्टर था बेयरिंग करंट, उसका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा होता है, और इस पार्ट को हम तैयार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तो धन्यवाद। चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। धन्यवाद।